बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ। और आज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और होनहार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल से आज बात करेंगे। मेरे बहुत सीनियर हैं फास्ट से, लेकिन बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस रखते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ एंड नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। बट जाहिर बात है, इतना टाइम अगर बंदा इंडस्ट्री में गुजारता है तो इंडस्ट्री को भी समझता है, बिजनेस एक्यूमेंट भी रखता है। तो आई थिंक आपको एक ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आज मिलेगा। तो मोहम्मद सब्जवारी, हम उनको शॉर्ट में एमएस भी कहते हैं। तो एमएस भाई, वेलकम। प्लीज़ अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, आपने क्या करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, और फिर हम आज के टॉपिक में चलते हैं। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। ये तो मेरे ने आपने डबल चैलेंज दे दिया है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बात करें और साथ में उर्दू में भी जितनी भी गुफ्तगू होनी है वही उसमें महदूद रहें। बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है। और आपको वैसे भी पता होगा कि भी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है कि मैं अंग्रेजी में स्विच कर जाऊंगा, और जब कर जाऊं तो मैं आप कहूँगा कि आप बेल बजा दीजिएगा कि भाई आप वापस उर्दू में पहुंच जाए। मैंने आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम देखे, पुराने वाले भी बहुत ज़बरदस्त। हमें माशाल्लाह से जिस लेवल पे आप उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, दैट्स कमेंडेबल, यूजिंग एन इंग्लिश वर्ड, सॉरी। तो आज की जो टॉपिक जो हमने बात करी थी जिसके बारे में, वो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है रिस्क मैनेजमेंट का। मेरा ताल्लुक थोड़ा सा सोल्यूशन सेल्स से रहा है, ज़्यादातर पाकिस्तान में लिनक्स से रहा है, ओपन सोर्स से रहा है। और फिर मैंने एक सेकंड मास्टर्स करने की हिम्मत करी थी पाकिस्तान में ही, और उसके बाद फिर काफ़ी ज़बरदस्त एक इंट्रोडक्शन हो गया था पीएमपी एंड द होल रिस्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। और उसके बाद से मैं आपके साथ ही काम करता हूँ, हम लोग साथ कंपनी में। तो उसके अंदर फोकस मेरा लास्ट 14-15 years यही रहा है कि भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, and then better ways of doing project management, also agile, and then recently I've also certified myself with ये SPC कहलाता है, which is a safe program consultant, which is specifically agile. तो इन दोनों methodologies को इस्तेमाल भी करा है, project management PMP and what we call traditional waterfall के साथ iteration development भी, iterative development, and then अब बिल्कुल ही full scale agile release train, and then designing of release trains के थोड़ा सा experience है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हमने वैसे भी बात करी थी कि भी काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी लोग पीएमपी कर चुके हैं और ठीक ठाक अंदाज़ा है हाउ द पीएम बुक वर्क्स, एंड और किस तरह से वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जाती है वाटरफॉल ट्रेडिशनल मॉडल में। तो फोकस हमारा थोड़ा सा ये था कि भाई ओवर द इयर्स हमने थोड़ी सी एडवांस रिस्क मैनेजमेंट करी है, और उसकी किस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं, और वो किस तरह से आप अपना रिस्क रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लेकर आके बात करता है। उस पर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा फोकस करें, आपके इंशाल्लाह लिसनर्स को शायद पसंद आए। सो वी वुड गो डीप डाइव इनटू हाउ दैट वर्क्स। श्योर, आई थिंक दैट्स अ जबरदस्त टॉपिक है। और आई थिंक आप ही कह रहे थे हमारी प्री डिस्कशन में, विच आई जस्ट नोटेड, सो लेट मी यूज योर वर्ड्स, कि जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट प्लान हो जाता है तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर फिर रिस्क मैनेज कर रहा होता है। दैट्स रियली द कोर जॉब टू इंश्योर दैट एवरीथिंग रिमेन्स ऑन ट्रैक। तो आई थिंक यहीं से बात शुरू करते हैं। वील फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, एंड प्रॉब्ली एक रिक्वेस्ट होगी कि maybe we can touch about risk management and agility as well. कि agile के अंदर risk management का flavor, is it the same as PMP or do other things need to be taken care of? तो वो I think end में आपके methodology को explain करके, and then I think थोड़ा उसको भी touch कर लेंगे। Sure. ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर ये
एक पीपीटी चलाना शुरू करता हूँ। मैंने कुछ पहले से तैयार नहीं करा, आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग इट ऑन द फ्लाई, बिकॉज आई थिंक वो एक टूल हो जाएगा जिससे हम लोग साथ साथ बिल्ड भी करते रहेंगे, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट what I'm building. So I'm going to share screen to my PPT. Let me know when you can see it. Yeah, I can see it. चलिए, वेरी गुड। तो ये सिंपल स्क्रीन है, इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा करने नहीं वाला। I'm going to build a PPT while I talk. सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग को कब से सिखाया गया है कि भाई आपके पास 3 कंस्ट्रेंट्स आते हैं हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये मेरा एक ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये तो सिंपल सी बातें सबको पता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 3 चीजें जो वो मैनेज कर रहा होता है, एक होता है स्कोप, टाइम एंड देन कॉस्ट। और इसके अराउंड ही सीधी चल रही होती है, इसके आगे पीछे नहीं चलती। इसका जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना मैनिफेस्टो मिलता है तो कहा जाता है भाई यार ये स्कोप है, ये टाइम है और ये कॉस्ट है, और इसके बीच में तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। अब वैसे तो कहने में तो बहुत आसान है कि भाई यार ये तीनों चीजें के अंदर मैनेज करना है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीजें आती हैं कि भाई एवरीथिंग दैट कोई भी प्रोजेक्ट करता है, कोई भी प्लान बनाता है, उसको plan is to meet these 3 constraints and try to make sure that इसको कोई भी constraint जो है आपस में बाहर नहीं हो। स्कोप बाहर हो गया तो ऐसी बात है वो ओवर डिलीवर तो कर सकते हैं कभी कभार आप, लेकिन अगर अंडर डिलीवर करते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आउट हो जाती है, एज इन व्हाट रिटर्न्स यू गेट फ्रॉम दैट, आरओआई जिसे कहते हैं। अगर कॉस्ट जो है वो आउट हो जाती है, जाहिर सी बात है इंसान को फिर से स्पॉन्सर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, तो फिर अगेन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की मूवमेंट होती है। एंड टाइम अगर आउट हो जाता है तो फिर कभी कभार ये होता है कि भी जैसे आप एक बड़ा इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे टेक इट वेरी बिग इवेंट जैसे एक्सपो 2020 अक्टूबर 2021 में दुबई करेगा, तो उनका अगर टाइमिंग आउट हो जाती है तो फिर उनके पूरा का पूरा शेड्यूल आउट हो गया, इसका मतलब है पूरा का पूरा इवेंट आउट हो गया। तो वो बहुत टाइम इज योर प्राइमरी कंस्ट्रेंट। फिर कभी कभार ये होता है कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो लोग कह देते हैं पहले से भाई देखो time should not shift. Cost and scope we can then have a conversation around. जैसे कि Expo 2020 है, time cannot shift. We've already delayed. We already said that October 2021 is the date that we go live, and you have to tell us what your scope and cost will be adjusted so that we can meet the time. और उसी तरह से फिर आपका प्रोजेक्ट चलता है। तो आपका रिस्क हमेशा उस पे होता है, your eyes are hawk-eye on the time, and then you start to manage. ट्रेडिशनली जब आप कमर्शियल जाते हैं, कमर्शियल के अंदर आप हमेशा वही देख रहे होते हैं कि भाई यार बिजनेस ने स्कोप दिया हुआ है, उस स्कोप को जितना जबरदस्त तरीके से आप उसको डिलीनेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और उसी के तहत फिर टीम और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस इंक्लूसिव, बिजनेस एंड वेंडर्स इंक्लूसिव, आप उनको कोशिश करते हैं कि भाई यार ये टाइम और कॉस्ट की जो है ना वो बेडिंग हो जाए इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, ताकि मैं स्पॉन्सर के साथ एक दफा जाऊं कि भाई मेरे ये स्कोप है, ये टाइम है और ये कॉस्ट है अंदर। तो उसमें होता ये कि लोग कहते हैं कि भाई वी शुड डू ए प्रोजेक्ट प्लान, और बिल्कुल सही आइडिया है प्रोजेक्ट प्लान का। प्रोजेक्ट प्लान करना होता है। मैं जब भी थोड़ा सा सीख लिया है कि भाई जब भी कहता हूँ प्रोजेक्ट प्लान, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट वर्कशॉप, they go hand in hand, Umar, if you ask me. If you were to put up any project and you would say, let's say here's the analysis, here's a design, इसके बाद आपने कहा कि भी आपने करा बड़ा डेवलपमेंट का साइकिल करा, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट वाटरफॉल कर रहा हूँ ताकि and then test and go live. About the simple this thing, what I try to do is in planning itself, when we put up a plan, तो मैं उनसे कहता हूँ यार ऐसा करते हैं, let's focus on, in my risk workshop, let's focus on one aspect and one aspect alone and write down anything that you think can go wrong. कुछ भी गलत हो सकता है। वैसे तो हमें पॉजिटिव थिंकर्स हैं और पॉजिटिव थिंक भी करना चाहिए, लेकिन रिस्क वर्कशॉप में सारा you have to switch on your most negative experiences of all your projects and then ask people, और सबसे आपसे यही कहना है कि भाई देखिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना कि कुछ भी गलत हो सकता है, आप उस एक्सपीरियंस को लेकर आए और देखें कि भाई ये let's say analyze, design, development, मतलब bring your cynic brain.
अपना अपना सिनिक ब्रेन ले आए कि क्या क्या गलत हो सकता है एंड ब्रिंग इट आउट, थ्रैश इट आउट. Absolutely. And then, and I find that once we start thinking in these, ये जो आपने बॉक्स क्रिएट कर दिया है कि भाई एनालिसिस के अंदर बस मुझे बताओ, जब एनालिसिस करी थी लास्ट टाइम तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, क्या वो प्रॉब्लम्स अभी आ सकते हैं, क्या इस डिजाइन के अंदर जब हम लोग डिजाइन करेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले हुए थे, आर्किटेक्चर था या हार्डवेयर था या पूरा उसका वो था, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, bring it to the table and knock it off in your head, say नहीं इसके अंदर ये नहीं हो सकता, इसके अंदर वो नहीं हो सकता, इसके अंदर. But very important as a project manager, हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि इन प्रोजेक्ट वर्कशॉप के अंदर जब आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आपने जब रिस्क वर्कशॉप करी उसके साथ ही, तो आपने उनसे कहा कि भाई आप लोग जो जो भी नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं करें, और हमारा काम एज प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू ब्रिंग आउट anybody who is there to bring out what's in their head. अब कभी कभार ये होता है, प्रोग्रामर होता है, उसके दिमाग में चीजें होती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो बोलने का आदी नहीं है वो. और हमारा काम है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि हम उससे एंगेज करें, उससे कहें कि भाई यार ओके, व्हाई डोंट यू गिव अस अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट यू थिंक कुड गो रॉन्ग. और मैंने देखा है कि जब आप एंगेज करते हैं एट दिस लेवल, you get the best out of these people who are telling you exactly कि कौन-कौन से स्टेज में कौन-कौन सी चीजें हो सकती है, to the extent कि वो बता देंगे कि देखिए सर ये जो आपने ये डेवलपमेंट रखा है ना, इससे पहले आपको वो जो है ना वो हमारे सर्वर्स डेवलपमेंट सर्वर्स ऑर्डर नहीं हुए हुए और इस प्लान के अंदर कहीं डेवलपमेंट सर्वर्स का ऑर्डरिंग नहीं दिखती, तो एकदम से यू स्टार्ट टू इम्प्रूव योर प्लान while you're doing your risk workshop as well. इसलिए when I say risk workshop, I don't say it's hanging in the air by itself. Is actually project planning and risk workshop go hand in hand and you start to improve it. अब risk workshop के अंदर जब बातें होती हैं वो बहुत जबरदस्त होती हैं क्योंकि you find lots of people are a little hesitant at the start, but at the same time हमारा काम है कि भी उनको facilitate करना. अब जब facilitate कर रहे होते हैं आपने नजर आता होगा कि भी काफी सारे लोग जो है ना छोटी-छोटी बातें भी लेकर आ रहे होते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि यार give me whatever you have, कुछ भी आपको जो दिमाग में आ रहा है ना नेगेटिव वो आप देते रहें. तो उनसे मैं encourage करता हूँ कि अपने छोटे-छोटे चिट्स बना लें और हर चीज के बारे में, जैसे आपने कहा एनालिसिस, वो एनालिसिस के बारे में कुछ चीजें लेकर आ जाएंगे, फिर उनसे कहा डिजाइन के बारे में सोचो, then they start thinking about design, they will bring some issues in that design, and it could be something very small, it could be something very big, nothing is discouraged, it's encouraged. Then they will say development may this, test may something else, and our job as project managers is to first facilitate that and bring it out, but also then to start to help them understand कि ये क्या क्या चीजें जो बोल रहे हैं वो उनका मतलब क्या है. तो जैसे फर्स्ट करें उन्होंने पहले कहा कि भी एनालिसिस में ये सारी चीजें, डेवलपमेंट में ये सारी चीजें, डेवलप और गो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, टेस्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं. चलो भाई बहुत अच्छी बात है. फिर then you start to correlate some of these things and start to match them, saying let's say that these were all to development, these were all in test, and these were all in go live, and the first one was an answer. तो अगर ये हम लोग ने चूज कर लिया, हम लोग करते हैं कि भी हम लोग कहते हैं कि भी लग रहा है कि भी एक मेजर थीम आ रही है, और आप जब आप करते होते हैं ना वो वर्कशॉप, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली थीम बनना शुरू हो जाती है कि भाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से वेंडर क्वालिटी, एंड वो वेंडर क्वालिटी is coming up in analysis, it's coming up in development, और टेस्टिंग के बारे में भी हो रहा है, गो लाइव में भी हो रहा है. अच्छा भाई चलो, ये आपकी एक वेंडर क्वालिटी की क्वेश्चन मार्क आ गई कि देयर इज अ रिस्क ऑफ वेंडर क्वालिटी. इसी तरह से फिर आप आगे चलते रहेंगे, आपको नजर आएगा कि भाई ये जो आर्किटेक्चर है इसका और ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस का, लेट्स से वो शायद इतना नहीं है कि वे इस टेक्नोलॉजी को बड़े आराम से, जैसे फर्ज करें आपने कहा कि ये पूरा मैं क्लाउड पर ले जाऊंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी रेडीनेस नहीं है कि उसको ले सकते. तो उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि भी किसी ने काफी ये कहा हुआ है, किसी ने इसमें कहा हुआ है, किसी ने गो लाइव में कहा हुआ है, किसी ने कहा टेस्ट भी नहीं हो सकता, हमें पता भी नहीं क्या करना है, हमारे पास है ही नहीं एक्सपर्टीज, तो ये तो बड़ा रिस्क लग रहा है हमें, तो इट्स अ ब्लैक बॉक्स पर. अब उसके अंदर फिर जब आपका ये रिस्क वर्कशॉप के अंदर सबके सामने आप जब ये करना शुरू करते हैं, तो वो खुद ब खुद अलाइन होना शुरू हो जाता है कि भाई यार ये वेंडर क्वालिटी, ये आर्किटेक्चर ऑफ रेडीनेस, ये कुछ और चीज, ये बिजनेस रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस रेडीनेस
ये भी इंपॉर्टेंट है बात करना। तो फिर बिजनेस रेडीनेस के भी एक हो जाता है, और वो सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली वाजे होना शुरू हो जाती है कि कहाँ कहाँ आपको फिर फोकस करना है, और फिर आपके मेजर थीम्स बनना शुरू हो जाते हैं कि यार ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ऐसे रिस्क ला सकती हैं। वेरी नाइस। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम क्या लेके जाएं रिस्क रजिस्टर के अंदर। अब रिस्क रजिस्टर आपने बनना शुरू हो गया, आपने कहा कि भाई यार ये जो थे ना हमारे, ये इनिशियल लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, छोटे छोटे चिट्स दे दिए थे, हमने उनको एक्सप्लेन करा, और काफी सारे जो है ना वो रिपीट भी हो गए, तो हमने फिर भी उनको लगा लिया, क्योंकि हमने कहा कि यार देखो ये रिपीट तो है, क्योंकि दो तीन लोगों ने दिया है, लेकिन हम लोग इनको इधर लगा रहे हैं बिकॉज इट माइट बी द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, but it's a problem about this. So let's make sure that everything is, so it's really nothing is left behind. It's just you've got these major themes coming up, और ये major themes के ऊपर आपका फिर आ जाता है कि भाई what in this goes in the risk register। अब बहुत ही अहम सवाल है। अब इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको फिर लेना शुरू करते हैं कि भाई एक मेजर थीम ले लिया। वेंडर क्वालिटी के अंदर स्पेसिफिकली हमने कहा कि ये वेंडर जो है उसके पास ISO या let's say even PMP या फिर CMMI या फिर agile methodology जो है ना वो थोड़ी सी फ्लेकी है, हमने देखा तो है, लेकिन we feel that they're not up to scratch when they're doing some development। So vendor की प्रोसेस तो फॉलो करेगा अपना जो भी उसके पास है, लेकिन उसका जो काम निकलेगा वो हमें लगता है कि भी वो इतना वो नहीं होगा। तो उनका क्या अच्छा यार फिर ऐसा करते हैं कि भाई दिस इज अ रिस्क, और हम लोग देख रहे ये हैं कि भी इसके अंदर मैं एक और बोल लेता हूँ, इसके अंदर ये on a graph of what is the standard plot, what is the risk factor or the impact, and what is the likelihood of that particular risk। तो उसके ऊपर आप प्लॉट कर लेते हैं कि भाई यार मुझे लग रहा ये है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत हाई होगा अगर वेंडर ने सही तरह डिलीवर नहीं करा, और उसकी अगर क्वालिटी खराब हुई तो फिर तो हमारा एक एंडलेस क्वालिटी लूप चल जाएगा, और उसका लाइक्लीहुड क्या है। अब ये हर प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड चल रहा होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाएंगे तो वो PMO आपको दे देगा कि भाई इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड हम लोग का कैलकुलेशन इस तरह होती है, अगर 5 मिलियन दिरहम से कम है इम्पैक्ट तो हम लोग इम्पैक्ट तो समझते नहीं हाई, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर PMO is like। So accordingly you pick up the same PMO's methodology and you say my particular risk of this particular vendor, इसका likelihood बहुत high है, or because it's going to derail my whole project which is worth about 10 million dirhams or $10 million, it's a pretty big thing that we have to do something about। Now once you figure this out, that you've got this high impact, high likelihood, it doesn't mean it goes straight on the risk register. It could mean that I could reduce the impact or likelihood by a few strategies that I could employ and then make them. Now, this is where I would go, here's my risk, and I would take it certainly to the risk register, but I would also say I'm going to plan something about it. Risk, let's say number at number 1, not a hash. Okay, risk 1. And then I would say I can do something about it. Simple strategy would be I would go to my steering and say कि भाई सर ये vendor जो है ना उसकी क्योंकि methodology थोड़ी सी weak है, so if we can buddy up our people of testing with their people of testing and our development and their development, then we would be able to help them understand our processes of CMI or PMP or ISO or our methodology better. So when they deliver, they will deliver according to the expectations set in our organization. Right. Instead of them delivering on their expectation and then continuously iterating an improvement, which could be a possibility, and that might be a delivery that they do, or it could be that we would. So उसकी mitigation भी आपने as a project manager उन सबके साथ बैठ के सोचनी है, लिखनी है, और फिर कहना है कि भाई ये risk है, ये इसकी mitigation है। बट ये मिटिगेशन जो है ना वो ऐसा नहीं है कि भी ये मिटिगेशन जो है वो इसको पॉसिबली इस रिस्क और लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट की रेटिंग कम कर देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उड़ा देगा। तो दिस रिमेन्स इन योर सेम रिस्क रजिस्टर, बट इट गेट्स इम्प्रूव्ड एज अ मिटिगेशन के बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, या इन दिस केस इफ यू ऐड योर पीपल टू देयर पीपल, द इम्पैक्ट इज स्टिल हाई
Hmm. but the likelihood reduces. So the overall rating will probably also improve. Sure. So you might have a not necessarily a red, it might show up as an amber. Red, amber, green is standard Right. PNP. सही. So essentially when Interestingly, मैं confirmation लेना चाह रहा था कि अभी we are still at the planning phase. We are still at project planning and we are not like in the middle of the project और अभी तक हम risk सिर्फ identify कर रहे हैं. absolutely, हम लोग because we're running what we call a planning and risk workshop. So plan करा और उसके बाद फिर प्लान के ऊपर फिर हमने रिस्क वर्कशॉप करी. अब इसी प्लान को फिर लेके आप वापस आए, आपने कहा देखो यू नो व्हाट, हम लोग को इसके अंदर कुछ और स्टेप्स डालने पड़ेंगे. इधर हमने एनालाइज के बाद हमें या एनालाइज के साथ साथ हमें अपनी एक थिन लेयर डालनी होगी अपनी आईटी की, जो कि इनके साथ काम करे. क्योंकि ये अगर बिकॉज अगर हमने ये नहीं करा मिटिगेशन तो हमारा ये प्लान जो है ना वो पूरा नहीं होगा. तो हमने हर जगह जो है ना छोटी छोटी एक अपनी टीम की इंडक्शन कर दी विद द वेंडर, ताकि वेंडर जो है ना वो कंफर्टेबल भी हो जाए और हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ वो डिलीवर करना शुरू कर दे. नाउ व्हेन यू डन दिस इज बेसिकली changing your plan while you've done your risk mitigation at the same time, and being able to then adjust your planning as well. So when you do a plan, it's not, if this was plan 1, then it'll start to become plan 2, and then as you move along all your risks, you will then start to get to a much richer plan, a plan which सब लोग फिर easily consume कर लेंगे. Now इसको consume करना आसान इसलिए होता है क्योंकि अगर आप workshop में जाते हैं तो आप वर्कशॉप के अंदर सही स्टेक होल्डर्स लेकर जाते हैं. अब वो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? आपने मैंने एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन देखी थी यूटोपिया पे लास्ट अबाउट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड देन हु योर स्टेक होल्डर्स आर. तो अगर आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं उसको, तो मैं भी थोड़ा सा फिर वो करता हूँ. जैसे आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए, उसके अंदर आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं. आपका बहुत ही सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बिजनेस यूजर्स होता है, क्योंकि बिजनेस यूजर अगर हाँ या ना करें तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि भी वो कैसा चला. बिजनेस पीएम जो बिजनेस की चीज़ें देखता है, बिजनेस के यूजर्स को मेंटेन करता है, उनके काम उनके वो. वेंडर बहुत ज़रूरी है. इंटरनल आईटी के अंदर भी कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने आपकी इंजीनियरिंग टीम होती है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है, वो होते हैं आपके इंजीनियरिंग करते हैं इसको. इसी तरह से आपके पास अपनी आर्किटेक्चर टीम होती है जो साइन ऑफ करती है और अप्रूव करती है और एग्री करती है. और आपकी बिजनेस एनालिसिस की टीम होती है. समटाइम्स इट्स एन इंक्लूसिव बिजनेस एनालिसिस आर्किटेक्चर, बट कभी कभार वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. तो एसेंशियली आपके फिर स्टेक होल्डर्स आप चूज करते हैं. यूजुअली आई लाइक टू ऑलवेज एडवोकेट the more the merrier. The more stakeholders you include in your risk workshop, the more open you are as a project manager about soliciting feedback, the better your risk workshop runs, and the better, as you can see, your plan will be. Because your plan is essentially an amalgamation of, here's your Gantt chart of your plan, and then you've adjusted the plan with the risks, so that then you've actually moved from plan A to plan B, and then you will start to improve it further and there to plan C. Right. Because you've included your business stakeholder or business users, sometimes it happens that you get a very nice business PM. और वो business PM जो है ना आपको फिर कहता है कि देखो, can I dovetail my business work as well with your plan? And what that does is, because you've also got business risks in there, your business plan also then gets incorporated inside your plan. And then obviously, because the testing and UAT is a major activity, go live and the whole business comms is a major activity as well. You would find, KB, when you get all these business users inside your risk workshop, वो फिर बताना शुरू कर देते हैं कि भाई यार ये वाला जो आपने बनाया ना, ये वाला इस दिन भी टेस्टिंग, ये तो हम टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, हम लोग अवेलेबल ही नहीं होते इन दिन पे. क्योंकि हमारा वो मेजर वो जैसे फाइनेंस है, उनकी मेजर साइकिल्स चल रही होती हैं, क्वार्टरली क्लोज, एनुअल क्लोज, उसमें हो नहीं सकता. बिजनेस है, कभी बिजनेस के हमेशा साइकिल्स होते हैं, हाई, मीडियम,
और जब हाई साइकिल होता है उसके अंदर फिर एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये जो बिजनेस के यूजर्स हैं वो उन पे आते हैं। तो आपने प्लान तो बनाया है, फिर जब तक आपके और जब तक आपके ये बिजनेस पीएम और बिजनेस यूजर्स नहीं इंक्लूड करते तो उसमें नहीं आता। फिर आपका मेजर अगर वेंडर डिलीवरी है तो ऑल्दो तो हमने करा हुआ है ये मेजर एनालाइज डिजाइन डेवलप, और ज्यादातर ये हम लोग करते हैं कि फीड ऑफ करते हैं बिजनेस वेंडर के प्लान से, और उसके प्लान के ऊपर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम वेंडर को इंक्लूड करते हैं तो वेंडर भी अपना बता देता है कि भाई यार हमने लास्ट टाइम जब ये करा था ना प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर ये वाली चीजें जो है ना वो नहीं हुई थी बिजनेस से, तो आप जरूर इंक्लूड करें, इंश्योर कर लें। इंश्योर कर लें। या फिर ये हमारे आपके आर्किटेक्ट और आपकी अपनी आईटी वर नॉट रेडी with hardware at the time that we were going live, so please make sure that you procure it not here but earlier, so you can start then improving your plan with their inclusion as well. So आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा करके आपका प्लान जो बिल्कुल ही बेसिक प्लान था वो फिर इम्प्रूव हुआ, उसके बाद मिटिगेशन हुई, स्टेक होल्डर्स को आपने ऐड करा, उन स्टेक होल्डर्स ने फिर आपके इम्प्रूव करे और मजीद, और फिर ऐसा ऐसा करके योर प्लान बिकम्स मोर एंड मोर रिचर. It's becoming richer from the fact that you're planning, and it's also becoming richer from the mitigations of the risk workshop that you're also conducting. बिल्कुल बिल्कुल. And then it culminates into अब आप आखिर में आपके पास रह जाएगा ये filtered down version आ जाएगा आपके पास, सब कुछ चला गया, आपने mitigation सारे steps रख लिए. Eventually when you started off you probably had about 20 or 30 chits from people. By the time you come down to maintain putting a risk register, उसके अंदर mitigation steps भी होंगे, but आप filtered down version आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर most probably आपके पास after all the mitigations are done and agreed, you would be able to have a risk register, maybe about 4 or 5 really key items that you want to be able to address. तो ये simple cycle है, project planning to risk management and then making sure it both interplay. अब एक बात हुई थी जब हम लोग, ये तो सिर्फ प्लानिंग होगी भाई, तो जब वो डिलीवरी पे आ जाता है तो क्या बिल्कुल. तो छोटी सी इसके अंदर बस ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो इनिशियल आपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया उसके अंदर आपने साइकिल्स बनाई होंगी, और सिक्लिक यूजुअली होता है, या तो आप स्टीयरिंग ग्रुप कर रहे होते हैं एवरी either 2 weeks if it's a very demanding project, or every month if it's a more longer drawn out project. Your working groups might be a week or every quarter, every fortnight, depending on how frequently that they have to meet, and then there are some other subcommittees in that. Depending on the cycle, you want to revisit your risk register and your plan together before your steering. So every time you get a steering, as a project manager, I would go back to my project plan, update my project plan, and then also update my risk register and say, अच्छा हमने ये वाली सारी चीजें करी थी, उसके अंदर हमने ये वाले रिस्क मिटिगेट करे थे, ये सारे मिटिगेशंस ऑन है या मिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, और अगर मिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर मेरा वैसे ही लाइवलीहुड वापस चढ़ गया, इसका मतलब है मेरा रिस्क रिवाइज हो गया और मैंने ये पूरा डेटा रखा हुआ है तो मैं वापस उसको लेकर आ गया और वापस उस रिस्क को ऊपर कर दिया. तो मेरी स्टीयरिंग ग्रुप पहली वाली के अंदर मैं पूरे रिस्क बताऊंगा और मैं समझाऊंगा कि भाई हमने ये वाले मिटिगेशंस डाल दिए इस प्लान के अंदर, तो ये मेरा प्लान जो है वो बेसिक था, लेकिन असल मेरा प्लान जो है वो रिच है, इसके अंदर ये मिटिगेशंस डली हुई हैं. अगर ये कोई मिटिगेशंस नहीं हो सकी, जैसे हमने एक दफा करा था कि हमने कहा था कि वेंडर के साथ हम लोग पिगी बैक कर देंगे. अब हमने पिगी बैक करना तो सोच तो लिया था, लेकिन जो हमारे आईटी के अंदर जो एक्सपर्ट था वो हमारे देश का था और जो वेंडर था वो इंडिया में था. अब उसका वीजा ना लगे, वो वीजा ना लगे तो हमारी एक मिटिगेशन जो की मिटिगेशन जो है ना वो नहीं हो पाई. मैंने कहा कि भैया ये तो हम लोग बंदा नहीं भेज सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसको वीजा नहीं मिलेगा. Then we had to do some other mitigation on top of that and think it differently. But these things come in when you're running your project, and every month or so when you have your steering, you have to do the brushing up of your risk, brushing up your plan, revisit it and then think, have I done the mitigation? Did it work? Did it not work? और कभी कभार ये होता है कि आप मिटिगेशन सोचते हैं, उसकी कॉस्ट जो है ना वो बहुत हाई होती है. यार देखो ये रिस्क जो है ना वो तो है ऐसा, लेकिन उसके लाइकलीहुड बेशक है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है इज नॉट दैट हाई, बट योर मिटिगेशन इज जस्ट टू हाई. आई मैं कहता है यार देखो ये जो हार्डवेयर जो है ना वो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इट इन योर ओन प्रेमिस, जस्ट गो टू द क्लाउड. क्लाउड कहना बहुत आसान है,
लेकिन जब आप लार्ज स्केल क्लाउड करते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट करा था ईआरपी का ऑन द क्लाउड. ईआरपी ऑन द क्लाउड इज अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक. हाँ भाई, you have solutions from Oracle, you have solutions from SAP. जब आप देखना चाहते हैं ना कि यार ये क्लाउड के ऊपर जो पूरा mesh है of these solutions, and I'm not going to name any vendors, but mesh जो उनका solution का देखते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि यार ये है तो क्लाउड, लेकिन because vendors have acquired products, उनकी प्रोडक्ट्स की अलग अलग क्लाउड बनी हुई होती है और उसके अंदर फिर आपको कनेक्ट करके और एक्स्ट्रा कॉस्ट डालनी पड़ती है ताकि आपके सारा चीज चले. वो मैश फिर आपको एज एन आईटी संभालना होता है और वो फिर आप कहते हैं कि यार एक मिनट, हम लोग क्लाउड पे जा रहे थे टू मेक इट सिंपलर एंड मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर आउट, बट दिस लुक्स लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल मैनेजमेंट इज गोइंग टू कम इन, which seems like that mitigation that we were thinking about, take it to the cloud is not necessarily a good idea. Let's put it back to the ground and then continue to manage it because it seems like a simpler project to run and all that. Right. पर ये चीजें सामने नहीं आती जब तक आप वाकई में सोचते नहीं है कि भी यार procuring hardware is going to be expensive, yeah, but securing hardware on the cloud is also not, is not everybody's cup of tea. So this is basics of what I thought I would cover. I think मुझे तो ये पूरा एक mental model नजर आ रहा है कि किस तरह से, and it's amazing how in a few minutes you are able to just run through this, and I think कोई भी बंदा project create कर रहा हो तो 30 minute की video देख के can simply go into just a very simple logical process of getting to a point. I think आपने जो stage set किया ना कि it is not just planning, it is planning and risk management. That itself is the stage setter. कि अगर इस mindset से आदमी जाता है तो already अपने आप को सिर्फ प्लान नहीं कर रहा होता, ऑलरेडी रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा होता है, rather than this being a side activity. This is the part of planning. So I think that itself was a good setup. I think एक दो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हम सिर्फ कॉस्ट देख रहे होते हैं या वी आर गोइंग बैक टू आवर कंस्ट्रेंट्स एंड सेइंग कि भाई टाइम इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है और स्कोप इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है? हाउ डज दिस वर्क इन योर एक्सपीरियंस? So most of the time, yes, I think very good question. So you want to look at impact from हर तीनों तरीके से कि impact scope पे होगा, वो impact time पे होगा, impact cost पे होगा. Most of the PMOs again, आपके जो steering group है वो आपको एक direction दे देता है कि जनाब इसके अंदर scope नहीं compromise हो सकता, ठीक, या time नहीं compromise हो सकता, या cost नहीं compromise हो सकता. And most of the time, the reason why you have PCRs, या project change request, is to be able to change that. You would find that in कोई सी भी company आपका sponsor कहेगा सर बेटा ये जो आप project कर रहे हैं ना इसके अंदर ये वाली चीजें नहीं compromise हो सकती. अगर आप कहते हैं कि यार time बिल्कुल नहीं compromise हो सकता या cost completely, that becomes your more hawkeye on your impact, saying सर इस पे जो है ना आपका scope impact कर जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे. तो स्टीयरिंग बोर्ड भी आपका फिर फोकस करता है कि भी यार कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज essentially project management and delivering things on time within budget is an important aspect, but let's face it, 80% of projects don't make it in that time and cost. Why? Because they would move from time or cost or scope, and that is also in itself part of project management, that you continue to make sure that the new scope and the new time and the new cost is managed and maintained, and then it comes on to that second or the third or the fourth PCR that there is. And PCRs are not always bad. Sometimes लोग कहते हैं कि यार business कहता है I've discovered that there's new things to do. It's okay. You discover new things to do. We will need more time and cost to do that. I've discovered a new way to do it. I think it's better to do it. It's more expensive, but let's go ahead and do that. So I was first doing an in-house build. Then I decided, नहीं यार ये in-house नहीं, ये vendor को दे दो, थोड़ा expensive होगा लेकिन. So when we did the analysis, we found out that we're, which leads me to that discussion that we had. What happens in agile? जी. और agile के अंदर भी, why would you? तो agile के अंदर वैसे तो बज़ाहिर आप अगर pure agile follow करें with reducing the batch size of everything to small, i.e. I'm going to take back ये जो एक application हमने एक Gantt chart बनाया था, analyze, design, develop, test, go live. इसके अंदर अगर आप दो तीन चीजें अगर आप अपने दिमाग से निकाल लें, i.e. हमारे पास infrastructure है, हमारे पास architecture सब कुछ है. अगर infrastructure है और architecture है
और वो इलास्टिक है, कभी भी आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको स्केल कर सकते हैं। फिर आगे आपका प्योर प्रोग्रामिंग रहती है, प्रोग्रामिंग के अंदर एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, गो लाइव। अगर यही करना है तो इट्स कॉल्ड फीचर स्लाइसिंग। वो क्या करते हैं कि भी वो इतनी बड़ी चीज लेते हैं, वो कहते हैं कि यार एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट को एक उसमें ले लो। हाँ स्क्वीज कर दो and try to deliver things in 2 week scrums and have people work around a 2 week delivery cycle. हर 2 हफ्ते बाद जो बनाया है वो डेमो करो और हर 2 हफ्ते बाद उसका जो है ना वो चीजें देखते रहो। तो उसमें होता ये है कि क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बैच साइज रिड्यूस कर देना। मतलब यहाँ जब आपको प्रोजेक्ट होता है वो 2-3 साल या 1.5 साल या 6 महीने, that batch size is pretty big. For that to go through your organization and come out the other side, वो कुछ 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल। इंस्टेड ऑफ दैट वो कहते हैं यार 2-2 हफ्ते का काम छोटा कर दो और फीचर को स्लाइस इस तरह करो कि कुछ एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट और फिर कुछ दिखा दो। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट और कुछ दिखाओ, हर 2-2 हफ्ते बाद कुछ दिखाओ, तो इंक्रीमेंटली उसको चलाओ। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको जो एक बड़ा रिस्क होता है ना, टाइम, कॉस्ट, वो एक मिनट छोटा हो गया, हर 2-2 हफ्ते बाद मुझे नजर आ रहा है क्या बन रहा है। उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज होती है जो एक होता है, मैं कहता हूँ उसको यू फ्लिप द ट्रायंगल। ओके। क्योंकि हम लोग ट्रायंगल एक अपना वो लेकर आते हैं, पुराना वाला ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल था वाटरफॉल का, बड़ा जबरदस्त। इसमें टाइम, स्कोप, तो इसके अंदर क्या है, यूजुअली होता है कि हम लोग स्कोप को फिक्स कर देते हैं, यार ये स्कोप फिक्स्ड है, अब आप मुझे बताएं कि इसके स्कोप के अंदर इस टाइम और इस कॉस्ट को आपको मैनेज करना है। जब आप पीसीआर करते हैं यूजुअली आप कहते हैं यार मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। स्कोप फिक्स हो जाती है, दैट्स द चार्टर, उसमें लिखा हुआ है भाई ये डिलीवर करना है। बैंक, यू कांट हैव अ हाफ debit only banking system, you have to have debit and credit system, the scope is fixed, you can't be doing half of that. So whatever time and scope you need, you need to create PCRs for it. Interestingly enough, when you go onto agile, you flip this triangle. अब इस ट्रायंगल के अंदर फ्लिप हो गया, वो क्या हो गया, टाइम क्या हुआ कि भैया टाइम फिक्स्ड है, हर 2 हफ्ते बाद कुछ दिखाना है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कॉस्ट भी फिक्स्ड है। कॉस्ट क्या फिक्स्ड है, कॉस्ट इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि हमारी टीम जो है वो 10 बंदों की है, बस, और ज्यादा बंदे नहीं है। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या फैक्टर रह गया कि इस 2 हफ्ते के अंदर कितना स्कोप डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जो आपका एक बहुत ही मैसिव रिस्क मैनेजमेंट की जो एक स्ट्रीम थी वो एकदम से छोटी हो गई कि भैया इस 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये काम निकालना है, एंड आई नीड टू बी एबल टू गेट द टीम टू डिलीवर एवरीथिंग एवरी 2 weeks, एंड आई कैन, व्हाट कैन आई चेंज, आई कैन चेंज द स्कोप। इस 2 हफ्ते के अंदर मुझे क्या स्कोप देनी है, तो नेचुरली इंसान जो है वो 2 हफ्ते का तो बड़े आराम से बैठ सकता है ना कि यार ये 2 हफ्ते तो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इतना अंदाजा है कि मैं 2 हफ्ते में कर सकता। जब आप एजाइल करना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं यार ये 2 हफ्ते वाला भी, और मुझे पता है कि जब मैं 2-3 क्वार्टर जब गुजर जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा और भी 2-3 ऐसे इटरेशंस मैं सोच सकता हूँ, 3 or 4 इटरेशंस आगे मैं सोच सकता हूँ कि भी मेरी टीम जो है वो अब इतनी जबरदस्त हो गई कि मैं 3 महीने का काम भी आपको प्रेडिक्ट करके दे सकता हूँ कि हम लोग कर लेंगे। तो उसमें ये होता है टाइम फिक्स्ड है क्योंकि आपने 2-2 स्प्रिंट्स कर दिए, 2-2 हफ्ते के स्प्रिंट्स कर दिए। कॉस्ट फिक्स्ड है क्योंकि टीम वही है, टीम साइज इज 5 to 9 people in a team, and that's agile. And then scope, फिर आपको वो स्लाइस कर करके आपको reduce batch size and slice the scope and give it to the team, से यार ये करके दो, वो करके देते, फिर आप कहते हैं ये करके दो, वो करके देते, फिर ये करके दो, ये करके दो, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपैंड करना शुरू कर जाता है। अब इसके अंदर फिर वो जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है ना, टाइम और कॉस्ट, वो सारे बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। और ये आपके पास फिक्स टीम है, कॉस्ट आपकी चलेगी, व्हाई, बिकॉज आप आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे होते, आप वेंडर के साथ आप फिर भी अपना स्कोप मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास अगर लार्ज इनिशिएटिव आता है तो यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द थिंग्स स्टैक अप, so you deliberately do some planning, upfront planning as well in agile to make sure that your agility continues. उसके अंदर फिर you would still do the same Gantt chart because it's a vendor solution, you can't escape that. You would still do a risk workshop, and I don't see it being very different.
Right. but at a lower scale. It's at a lower scale. एंड आई थिंक एक तरह से इस मोड में फिर हमारा रिस्क, क्योंकि वो भी स्मॉलर चंक्स में ब्रेक हो गया है, तो फिर उस रिस्क को मॉनिटर करना भी जो है वो उसी चंक के अंदर फिर करना है, क्योंकि अगले तो फिर जिस तरह आपने इनिशियल जो ब्लॉक्स बनाए इन अ वाटरफॉल मेथड, वो ब्लॉक इटसेल्फ हैज एवरीथिंग, सो रिस्क भी उसका सारा का सारा उसी ब्लॉक के अंदर आ गया, जो कि फिर उधर मैनेज करना है, और फिर अगले ब्लॉक में आइटरेशन जिस तरह हम चले तो फिर वो वाला रिस्क बिल्कुल भी वहां मोड़ होगा, तो एक बिल्कुल। डिफरेंट अप्रोच है बट इट अचीव्स द सेम पर्पस। हाँ, तो आई थिंक गुड पॉइंट। उसके अंदर होता ये है कि भी हम लोग जब इटरेशन सेट करते हैं, तो उसी के अंदर हम लोग इटरेशन के अंदर ही जब हम लोग अपना रिफाइनमेंट करते हैं बैकलॉग की, और फिर इटरेशन प्लानिंग करते हैं। इटरेशन प्लानिंग के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क कि भी इसके अंदर रिस्क क्या है। बट एब्सोल्यूट टू द पॉइंट व्हाट यू सेड, बहुत ही महदूद 2 हफ्ते, और दो उसके अंदर 2 हफ्ते के अंदर हम लोग कमिट कर देते हैं, तो फिर हर, आपको पता है वो रोज स्टैंड अप होती है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इम्पेडिमेंट क्या है, क्या हो रहा है, इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट आ गया, पूरे हॉकाई की तरह सारे इनका रिलीज ट्रेन इंजीनियर, इनका स्क्रम मास्टर, इनका प्रोडक्ट ओनर, सब हॉकाई की तरह लग जाता है कि यार रिस्क कहाँ से आया, ये इम्पेडिमेंट कहाँ से आया, लेट्स रिमूव दैट इम्पेडिमेंट फॉर द टीम, ताकि वो जल्दी जल्दी काम हो। जिससे भी फोन करना है फोन करो, जिसका भी फ्लोर पे लेकर फ्लोर पे लेकर आओ, there is a sprint at risk, let's fix this. तरीकेकार होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, different ways of managing that kind of a risk जो उसके अंदर आता है, और उसके अंदर आता ही इशू है कि भाई ये हो गया, मैं रोक रहा हूँ इसको, फिर कुछ और करो। तो और उसके अंदर क्योंकि आपके पास बैकलॉग में काफी सामान होता है, यू डोंट जस्ट रियली गो कि मैं 2 हफ्ते के अंदर जो कर सकता हूँ वो लेकर जा रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेकर आ जाता हूँ कि कहते हैं अनकमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, टू बी एबल टू, अगर कुछ काम फंस गया मैं उठा लूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं उठा लूंगा, और रिस्क की चीज मैं पहले से बता देता हूँ। और उसके अंदर भी सिमिलर फैसिलिटेशन जो मैंने आपको बताई है ना कि अगर आप सेफ मॉडल फॉलो करें, तो मैं ये प्योर एजाइल के अंदर तो वो सिर्फ 2-2 हफ्ते का रखते हैं कि 2 हफ्ते का प्लान करो, 2 हफ्ते का बात करो, आगे कोई नहीं सोचा। सेफ के अंदर आपके पास आता है एक प्रोग्राम इंक्रीमेंट प्लानिंग, जो 3-3 महीने के ब्लॉक्स होते हैं, तो उसके अंदर पूरी आपकी ट्रेन्स आती हैं, विच इज मे बी 10 टीम्स, मे बी 5 टीम्स, एंड जब वो जब आता है तो वो कमिट करते हैं, देन यू डू अ फुल रिस्क वर्कशॉप विद देम, similar style, you would ask them to start giving those issues or risks that they see, and again ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, उसके अंदर रिलीज ट्रेन इंजीनियर होता है और स्क्रम मास्टर्स होते हैं, तो रिलीज ट्रेन इंजीनियर फिर सारी टीम्स का रिस्क लेकर आता है, और फिर उसको अगेन सिमिलरली क्लासिफाई करके और मिटिगेशन प्लान्स पूरी ट्रेन का every quarter banata hai. So the facilitation role is still there. The methodology of trying to get people's issues into segments वो अभी तक exist करेगा, mitigation वहीं रहेगा, और हर quarter या हर sprint में आप वो risk plan review, risk review. Even when I do stand-ups, जैसे हम लोग करते हैं scrum of scrums करते हैं, हर हफ्ते करते हैं scrum of scrums with the scrum masters, उसके अंदर बस ये हो रहा था कि भाई how's the plan doing, how are you guys doing against your planned sprints, are there any impediments, and do you see any risks that are still that we haven't thought through. तो वो क्या होता है, टीम के अंदर वही कर रहे होते हैं, स्क्रम मास्टर अपनी टीम में ये कर रहा होता है, स्क्रम मास्टर्स फिर आते हैं आरटीएल की टीम में करता है, आरटीएल अपने फिर वो अपने जहाँ भी जिस भी लेवल पे उसको पोर्टफोलियो लेवल पे रिपोर्ट करना होता है, वो फिल्टर करके फिर रिपोर्ट करता है कि ये वाली सारी चीजें जो आ रही, तो इट सॉर्ट ऑफ brings in safe brings in a bit of a little more formality into the whole process, and a little hierarchy as well, but pure in the pure sense of agility, scrum master and the product owner are continuously reviewing risks and removing all impediments that they get or the team gets as they move along. जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक बहुत अच्छा सेशन Okay. रहा एमएस भाई। आपने एक मेंटल मॉडल शेयर किया हमारे साथ। आई थिंक एक अच्छा एडवांटेज हमारे पास आज ये था कि एक तो ऑब्वियसली और एक्सपीरियंस, लेकिन वाटरफॉल एंड एजाइल का जब दोनों का आपका था तो यू आर एबल टू वेरी नाइसली कोरिलेट, एंड जो हम पिछली सेशंस में भी ये बात कर चुके हैं कि इट्स नॉट द मॉडल और द मेथोडोलॉजी दैट मेक्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल, इट इज the application, and at the end वो softer skills जो आती हैं वो actually define करती हैं किसी successful project manager के। तो I think ये आपने दोनों जो flip around जो किया ना, I think that really helps understand कि भैया waterfall जाएं या वैसे जाएं, risk
का जो माइंडसेट है वो रिमेन्स द सेम, कि प्लानिंग के टाइम पे आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है और सिनिक की तरह जाना है। लाएं भाई पेसिमिस्टिक लोग, नेगेटिव थिंकिंग के भाई किस तरह कैन यू क्रैक माय प्रोजेक्ट, क्या प्लान को क्रैक कर सकता है। सही स्टेक होल्डर्स को लाना, मैं समराइज कर रहा हूँ अब साथ साथ, तो सही स्टेक होल्डर्स को इन द रूम लाना, डोंट बी अफ्रेड कि भाई इनको ना लाएं, भाई गलत बात कर देंगे। गलत बात सुनने के लिए ही जो है एक्चुअली वो सेशन कॉल हुआ है, तो यू नीड टू बी ब्रेव इनफ टू ब्रिंग एवरीबडी हु नीड्स टू बी देयर। जिससे एमएस ने कहा कि मोर द मेरियर इन दिस केस, ताकि सब लोग आके एट द बिगनिंग आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर एज एज वी वेंट थ्रू द मॉडल, वो किस तरह प्लान एक बिल्कुल बेसिक प्लान से इनरिच होकर सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स के साथ, वेंडर हो गया, बिजनेस हो गया, हमारे डिफरेंट जो हैं वो लोग हो गए, आईटी के अपने लोग हो गए, वो सब मिलकर जब उस प्लान को करते हैं तो प्लान एक इनरिच भी लगता है। और आई थिंक एक बात आपने मेंशन नहीं की बट इनडायरेक्टली वो बाय इन भी होता रहता है कि देयर इज ऑलरेडी अ कॉन्फिडेंस ऑन द प्लान, कि सब लोग ही इन्वॉल्व हुए, सब लोग ही जो हैं अपने सारे रिस्क हमें नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रुप होकर मिटिगेशन प्लान भी आ गया, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस ऑफ द whole team comes together कि we can do this. We have tried our best to identify everything that we could as a team, and I think वो design thinking principles basically apply हो रहे थे बहुत nicely in this whole brainstorming process as well. तो एक creative process है, लेकिन it's a very organized creative process. If I had to bring the right and left brain in this, it's a very organized creative process, and जिससे basically हमारा risk भी identify हो जाता है। उसके बाद फिर आपने उसको लिंक किया एक ग्राफ के ऊपर, जो लाइक्लीहुड इम्पैक्ट का टिपिकल हम बुक से पढ़ते हैं, लेकिन नैरो डाउन किया कि सारी चीजें जो अराउंड द रूम एक तरह से सबसे इनपुट आ रहा है, उसको कैसे एक बॉक्स में लाया जा रहा है, कैसे एक थीम्स में लाया जा रहा है, और फिर जो है लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट की बेसिस पे उसको प्लॉट किया। फिर आप स्टेयरिंग के पास गए और आपने कहा कि भाई दिस इज हाउ वी सी इट, आप कुछ मिस कर रहे हैं, कैसे मिटिगेट करेंगे, एंड these are the things we'll have to continuously monitor through the project, because हमारे mitigation plans also require continuous monitoring. तो I think ये बहुत खूबसूरत तरह से, I think 30-40 minutes में it's a wonderful, your experience spoke over here कि किस तरह हमने नटशेल में इसको प्रेजेंट किया। और फिर फाइनली आपने एजिलिटी का जो एंगल दिया कि रिस्क मैनेजमेंट in the agile way of working is also agile in many ways, if you have to put it that way. टाइम बॉक्स और छोटे छोटे बॉक्सेस में जब आपने अपने पूरे फीचर्स को ब्रेक कर लिया, तो रिस्क मैनेजमेंट भी जो है वो उसी बॉक्स के अंदर आ गई, and that is really the core difference between with the flip the triangle again. I really love that way how you connected the waterfall to agile. तो बहुत शुक्रिया एमएस। आई थिंक आज का सेशन हमारे लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा, और एक तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जो यूटीपी का यूटोपिया का फोकस है स्टार्टअप्स के लिए, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये डिस्कशन सीरीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, ये नेचुरली वो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम भी बनता जा रहा है। दिस इज द न्यू वे ऑफ लर्निंग के पीपल डोंट वांट टू डू बुक्स एनीमोर, दे वांट टू लिसन टू पीपल, दे वांट टू लिसन टू एक्सपीरियंस। तो ये दिस इज अ नाइस फ्लेवर दैट हैज गॉट एडेड टू दिस होल डिस्कशन सीरीज, जिसमें रिस्क के ऊपर भी ऑब्वियसली बात करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर नॉट ऑप्टिमिस्टिकली ambitious, they have those problems which need to be taken care of. तो once again MS आपका बहुत शुक्रिया। कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे before we conclude? हाँ, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त उस्ताद आए थे हमें पढ़ाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि भाई यार जब आप छुट्टी पे जा रहे होते हैं ना, तो जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना छुट्टी पे क्लोज कर रहा होता है ना सारे रिस्क कि सब कुछ जो है ना, मेक श्योर कॉल दिस गाय, अच्छा मैंने इससे बात कर ली, कर that speed you have to show on your risk register every time, and it seemed try to make sure कि आप अपने रिस्क जो है ना जितनी जल्दी क्लोज कर सकते हैं करें, क्योंकि रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना इज नॉट योर जॉब, रिस्क को मिटिगेट करना इज योर जॉब। वो रजिस्टर बड़ा लंबा चौड़ा वो दिखाने में कोई nobody interested, people are interested how soon can you kill these off and make sure that your project is your baby and risks are threatening your baby. You need to make sure the threats are removed ASAP so your team can then make sure your project is delivered. तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने जस्टिस करा है अपनी उर्दू को, आई ट्राइड माय बेस्ट बट दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। आपके साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर होती रहेगी। नहीं, आई थिंक यू एक्सेप्टेड द चैलेंज, जो कि एक टिपिकल आई वुड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ये इंटरनल वो स्किल होता है कि भाई मुश्किल से मुश्किल चीज जो है, अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज हो जाएं, आई यूज दिस वर्ड लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, कुछ भी डिलीवर हो सकता है। तो यू एक्सेप्टेड द चैलेंज इन द शॉर्ट वो, एंड आई अप्रिशिएट दैट। आई थिंक आपने जबरदस्त हमें एक्सप्लेन किया, प्राइमरीली उर्दू में हमने फोकस किया जो हमारा रहता है।
Yeah. तो अब मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, हमारे साथ प्लीज़ कंटिन्यू टू एंगेज, हमारे साथ फीडबैक भी शेयर करें। ऑब्वियसली अब बहुत सारी एपिसोड्स आ गई हैं, तो इट्स अ गुड टाइम कि आप हमारे साथ शेयर करें कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। और अगर आप हमारे डिस्कशन में आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ रीच आउट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस कम्युनिटी जिसको मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया कहता हूँ, जिसमें पाकिस्तानी प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स कम टुगेदर, नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एडवाइस लेते हैं, कोचिंग मिलती है, मेंटरिंग है। फेसबुक पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ जॉइन अस, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ इस सीरीज़ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए यूटीपी को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।